नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपको हिस्ट्री और करंट अफगानिस्तान स्टेटस दोनों की अपडेट देने वाला हूं। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है, आजादी का दिन होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तालिबान के अधीन कौन सी आजादी, किस आजादी का जश्न मनाएंगे अफगानिस्तान के लोग। तो देखिए, मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आज से 102 साल पहले 1919 में अफगानिस्तान को आजादी मिल गई थी। कैसे मिली थी वो मैं आपको बताता हूं। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर की कहानी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज ही के दिन 19 अगस्त 2021 को तालिबान ने भी अपने देश का नाम बदल दिया है, यानी कि अफगानिस्तान का नाम बदलकर उन्होंने रख दिया है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो इनका ये टारगेट था कि 19 अगस्त, जो कि एक ऐतिहासिक डेट है इस देश के इतिहास में, उसी दिन इस नए इस्लामिक एमिरेट को लॉन्च किया जाए। और देखो क्या लॉन्च किया है कि पहले ही दिन जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है उसमें गोलियां चला दी गई लोगों पर, असदाबाद नाम की एक जगह पर, और 2 लोगों की वहां पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में मृत्यु हो चुकी है। कई शहरों में तालिबान के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ गोलियां ही चलाई जा रही है। और ऐसे में ये अफगानिस्तान के भविष्य को दर्शाता है कि क्या होने वाला है जो भी वहां प्रोटेस्ट करेगा। तो 19 अगस्त को तालिबान ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि हम एक नया देश बना रहे हैं, और इसी दिन देश बना रहे हैं क्योंकि आज अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। और आज हमने, यानी कि तालिबान ने, फिर से देश को आजाद करा दिया है। किससे? अमेरिका से और विदेशी ताकतों से, ऐसा इनका मानना है। तो इस लेक्चर की डिटेल में जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। 18 अगस्त से ही जलालाबाद और अन्य कई शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जलालाबाद काबुल से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बड़ा शहर है और यहां पर कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अफगानिस्तान का पुराना झंडा लेकर, यानी कि जो परसों तक झंडा था उसे लेकर। और तालिबान के फाइटर्स ने उनको कहा कि ये अब झंडा नहीं है, नया झंडा फहराओ, और इसको लेकर इनमें झड़प भी हो जाती है। यहां पर भी कई लोगों पर गोलियां चलाई जा चुकी हैं। तो ये तो कल की घटना है, 3 लोग इसमें मर गए थे और आज 2 लोग और मारे जा चुके हैं। तो टोटल 5 लोग तो अभी तक की न्यूज आ चुकी है जो इस प्रोटेस्ट में एक तरह से मारे जा चुके हैं। तो तालिबान का कहना है कि आजादी है, लेकिन अब ये वाला झंडा हमारा नहीं है। तो ये कुछ फोटोज हैं जलालाबाद के प्रोटेस्ट के। और जलालाबाद शहर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये काबुल और पेशावर के बीच में स्थित है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो आपने कई बार खैबर पास का नाम सुना होगा, तो ये उसी खैबर पास वाली रोड पर स्थित है जलालाबाद। काफी इंपॉर्टेंट शहर रहा है यूएस फोर्सेस के लिए भी, इस पर कंट्रोल बनाना। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एयरबेस हुआ करता था, जलालाबाद एयरबेस। खोस्त नाम की एक जगह है, यहाँ पर भी 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है क्योंकि इसी तरह का एक फ्लैग प्रोटेस्ट यहाँ पर भी चल रहा था खोस्त में। इन फायरिंग पर तालिबान ने क्या स्टेटमेंट दिया? तालिबान का यह कहना है कि एनिवर्सरी है ब्रिटेन से आजादी की, लेकिन साथ ही साथ अभी 2021 में अमेरिका से भी आजादी दिलाई है, तो ये उसका भी जश्न मनाया जाना चाहिए और पुराने झंडे वगैरह ना फहराएं। अब देखो, ये अफगानिस्तान की आजादी का संदर्भ मैं आपको देता हूं। 19th सेंचुरी में आ जाते हैं हम, यानी कि 1880s 1890s चल रहे हैं। उस समय एशिया के बॉर्डर्स कुछ ऐसे नजर आते थे। ये पिंक कलर में है ब्रिटिश इंडिया, ये है रशियन एम्पायर जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, और बहुत तेजी से बढ़ रहा था ये रशियन एम्पायर। यहां ब्रिटिश को ये खतरा था, उनको ये डर था कि किसी ना किसी दिन रशिया यहां पर हमला करेगा, क्योंकि उसने ईरान पर हमला कर दिया था एक बार। तो अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए वो यहां पर समुद्र तक आने की कोशिश करेगा ताकि उसको ट्रेडिंग पोर्ट मिल जाए, क्योंकि सर्दियों में रशिया के पास कोई ट्रेडिंग पोर्ट नहीं होता है, सारे पोर्ट उसके जम जाते हैं, तो कहीं से भी वो व्यापार नहीं कर पाता। तो ज़ारिस्ट रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में रह गया अफगानिस्तान, और इन दोनों के पावर स्ट्रगल के बीच में एक खेल होने लग गया अफगानिस्तान के साथ। और इस पावर स्ट्रगल को हम कहते हैं, यानी कि इतिहासकार कहते हैं, ग्रेट गेम। तो ये 19th सेंचुरी का ग्रेट गेम है और कई मायनों में ये आज दिन तक चल रहा है। तो ग्रेट गेम क्या था? 19th सेंचुरी में रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में सेंट्रल एशिया में डोमिनेंस को लेकर लड़ाई, जिसमें सबसे मुख्य प्यादा था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो रूलर हुआ करते थे उनको दोनों अपनी साइड करने की कोशिश करते थे। 1840 के आसपास पहले भी ब्रिटिश ने एक लड़ाई लड़ी थी अफगानिस्तान के साथ, और 40 साल बाद सेकंड एंग्लो अफगान वॉर होता है। तो 1878 में लड़ाई शुरू होती है। यहां पर लड़ाई शुरू होने के पीछे कारण क्या था कि अफगानिस्तान के जो अमीर है, यानी कि द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, वो रशियंस के साथ बातचीत कर रहे थे। एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजा गया था रशिया ने, और जब ब्रिटिश ने अपना मिशन भेजा तो वहां के राजा ने उन्हें एंटर करने से मना कर दिया कि तुम अफगानिस्तान नहीं आ सकते, मुझे तो न्यूट्रल रहना है। ब्रिटेन इस बात से नाराज हो गया, उन्होंने कहा कि रशिया को अलाउ कर दिया, हमें क्यों नहीं, हम एंटर होंगे। जबरदस्ती यूके ने अपनी आर्मी भेजी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी भेजी गई, और काबुल कंधार तक वो पूरे आसानी से एरियाज को जीत लेते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को जीतना आसान है, कंट्रोल करना मुश्किल है। तो एक साल में ये काबुल को जीत तो लेते हैं और एक संधि भी साइन कर लेते हैं जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ गंदमक। तो याद रखिएगा, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ गंदमक। 1879 में इट वाज साइंड बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटेन।
तो इस ट्रीटी में यह तय होता है कि अफगानिस्तान में जो रूलर हैं, अफगानिस्तान के जो अमीर हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ब्रिटेन के हाथ में दे देंगे। तो अफगानिस्तान किससे बात करेगा, रशिया के साथ, टर्की के साथ, जर्मनी के साथ, वो ब्रिटिश डिसाइड करेंगे। पूरी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश के हाथ में है। एक ब्रिटिश मिशन यहां पर पूरे समय तैनात रहेगा, ब्रिटिश एम्बेसडर यहां पर रहेगा काबुल के दरबार में, और वो डिसाइड करेगा कि क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी। और इसके साथ साथ ब्रिटिश अपनी आर्मी को पीछे खींच लेते हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक रेबेलियन फोर्स, जो कहा जाता है कहीं ना कहीं वहां के राजा के द्वारा ही सपोर्टेड थी, अमीर के द्वारा सपोर्टेड थी, तो ये रेबेल फोर्स ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देती है। और ये जो ब्रिटिश एम्बेसी थी यहां पर काबुल में, ये पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है। ब्रिटेन इससे नाराज होकर फिर से लड़ाई छेड़ देता है। तो ये राउंड 2 चलता है लड़ाई का। इस राउंड के अंदर फाइनली अफगानिस्तान की हार होती है और यह तय किया जाता है कि अब ब्रिटिश मिशन यहां पर परमानेंट रहेगा। कुछ ब्रिटिश फौजें भी यहां पर रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे बाद में अपनी फौजों को उन्होंने वापस बुला लिया था। पर ब्रिटेन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। इस बार ब्रिटेन कहता है कि अफगानिस्तान की जो ट्राइब्स हैं वो अपने लोकल कल्चर को मेंटेन कर सकती हैं, इंटरनल हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप अपने आंतरिक गवर्नेंस को, पॉलिटी को मेंटेन रखो, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमें केवल फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल चाहिए, आप रशिया के साथ बातचीत नहीं करोगे, अगर करनी है तो हम करेंगे। तो फॉरेन रिलेशंस हमारे हाथ में। ये फिर से री इन्फोर्स हो गया, यानी कि वही ट्रीटी ऑफ गंदमक का जो पहले डिसीजन था वो फिर से री इन्फोर्स कर दिया जाता है कुछ महीनों की लड़ाई के बाद में। और इस तरह से अफगानिस्तान ब्रिटिश राज और रशियन एम्पायर के बीच में एक बफर स्टेट बन जाता है। तो यहां पर है रशियन एम्पायर, यहां पर है ब्रिटिश इंडिया, और ये बन गया बीच में अफगानिस्तान। तो देखो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम जो है ना वो उस समय से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान एक बफर स्टेट रहा है, हमेशा कोई ना कोई आसपास में बड़ा पावर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और इसके बॉर्डर्स भी इसीलिए काफी आर्टिफिशियल से हैं। अब ये वाला जो बॉर्डर है ये किसने बनाया? ये अंग्रेजों ने बनाया। जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है इसको डुरांड लाइन कहा जाता है, क्योंकि डुरांड कमीशन की स्थापना करके इस बॉर्डर को बनाया गया था। तो डुरांड लाइन बनाई गई थी 1893 में। लेकिन अब जो लोकल पश्तून्स हैं वो इसको नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्रों में पश्तून रहते हैं, आपने हमारा एरिया डिवाइड कर दिया। बिल्कुल वैसे जैसे बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, उसी तरह से यहां पर भी एक विभाजन कर दिया गया, और ये पश्तून्स को आज दिन तक ओके नहीं है। इनफैक्ट इस डुरांड लाइन को किसी भी अफगान गवर्नमेंट ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाकिस्तान इसको मानता है लेकिन अफगानिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने इसको आज दिन तक रेटिफाई नहीं किया है। तो ये जो बॉर्डर है डुरांड लाइन, ये ब्रिटिश और अफगान टेरिटरीज को हमेशा के लिए मार्क करेगा। इनफैक्ट आज भी यही कर रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को। तो धीरे धीरे यहां पर स्थिति सुधरती है, थोड़ी शांति होती है, इंटरनल रूल अपना अफगान रूलर के पास, अफगान ट्राइब्स के पास रहता है, और फॉरेन पॉलिसी ब्रिटेन के हाथ में रहती है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 आते आते ब्रिटेन थोड़ा सा कमजोर महसूस होता है। 1914 और 18 के बीच में लड़ाई लड़ते वक्त ब्रिटिश आर्मी को इंडिया से बुलाया गया था यूरोप में लड़ने के लिए, ईरान, मेसोपोटामिया, कई सारे एरियाज में लड़ने के लिए। तो यहां पर अफगानिस्तान में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मौका अच्छा है, ब्रिटिश इंडिया को पूरी तरह से हम यहां से खदेड़ देते हैं, काबुल से ब्रिटेन इन्फ्लुएंस हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और वो कैसे किया जाए? इंडिया वाला, ब्रिटिश इंडिया वाले पार्ट पर अटैक करके। यानी कहां पर अटैक करके? यहां पेशावर वाले इस एरिया पर अटैक करके। तो इनका टारगेट क्या था कि यहां से ब्रिटिश को हमेशा खदेड़ दें, तो इस एरिया पर अटैक किया गया। लेकिन इतनी कहानी सिंपल नहीं है। जो उस वक्त अमीर थे अफगानिस्तान के, अमीर हबीबुल्ला, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ वॉर। तो हबीबुल्ला की अचानक ही कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में डेथ हो जाती है। ये शिकार पर गए थे और इनकी वहां पर डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के तीसरे बेटे अमानुल्लाह ने इनकी हत्या करवा दी। He was assassinated by his own son। और इनके भाई ने जब अपने आप को राजा घोषित कर दिया तो अमानुल्लाह ने उनको भी अरेस्ट करवा दिया, अपने चाचा को अरेस्ट करा दिया। लेकिन वो जो चाचा थे वो कंजर्वेटिव फैक्शन के लीडर थे। कंजर्वेटिव समझते हो? हर दरबार के अंदर कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग होते हैं, तो उनके लीडर थे वो चाचा। तो अब उन चाचा को अरेस्ट कराया तो दरबार में कंजर्वेटिव नाराज हो गए। तो अमानुल्लाह को लगा, अमानुल्लाह बाय द वे खुद एक प्रोग्रेसिव थे, वो डेमोक्रेसी जैसे आदर्शों में बिलीव करते थे, लेकिन हाँ, पिताजी की हत्या कर दो फिर डेमोक्रेसी ले आओ। तो अमानुल्लाह ने ये डिसाइड किया कि मैं कंजर्वेटिव्स को खुश करने के लिए क्या करता हूं, लड़ाई छेड़ देता हूं। देखो दुनिया में लड़ाई छेड़ने वाला राजा हमेशा सक्सेसफुल होता है। अगर लड़ाई जीत गए तो आप हमेशा के लिए लोगों के बीच में फेमस हो जाओगे, लोग आप पे भरोसा करेंगे, यू विल बिकम अ ग्रेट लीडर। लड़ाई हार गए तो वैसे ही सब कुछ खत्म है। तो अमानुल्लाह ने यह डिसाइड किया कि मैं अंग्रेजों पर हमला कर देता हूं। इस डिसीजन के पीछे एक और बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था। ऑटोमन एम्पायर जो वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था, उसके जो यहां पर राजदूत थे, ऐसा माना जाता है कि वो अमानुल्लाह को लगातार भड़का रहे थे कि देखो ब्रिटिश एम्पायर कमजोर है। उधर भारत में भी क्या हुआ है, अभी अभी अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है, तो वहां पर भी स्थिति थोड़ी सी डगमगाई हुई है। भारत में भी लोग उठ खड़े हो रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। तो ये परफेक्ट मौका है, अप्रैल 1919 की बातें हैं ये सब, कि आप अंग्रेजों पर हमला कर दो और ब्रिटिशर्स को हमेशा के लिए काबुल से निकाल दो। अब ऑटोमन एम्पायर खुद हार चुका था, लेकिन उसको दूसरों को इस तरह से भड़काया जा रहा था कि आप ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ हमला कर दो। और एक तरफ उत्तर में क्या हुआ था, यहां पर
जारिस्ट रशिया अब खत्म हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है उसी समय जारिस्ट रशिया में एक रेवोल्यूशन होता है, रशियन रेवोल्यूशन, और यहां पर अब कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई हुई थी। ऑलमोस्ट सिविल वॉर चल रहा था, हालांकि पूरी तरह से पावर में नहीं थी। तो रशिया में भी एक गृह युद्ध था, तो इधर भी गृह युद्ध, इधर ब्रिटिश इंडिया कमजोर। तो अमानुल्लाह को लगा कि मेरे लिए परफेक्ट मौका है, चलो मैं इस पर चौका मार देता हूं, और अमानुल्लाह ने युद्ध छेड़ दिया। लेकिन अमानुल्लाह को यह नहीं पता था कि हवाई जहाज का आविष्कार करा जा चुका था उस समय तक, और वर्ल्ड वॉर 1 के समय ही हवाई जहाज पहली बार इस्तेमाल हुए थे आर्मी पर्पस के लिए। तो ब्रिटिश आर्मी जो बहुत कमजोर थी, एक्चुअली में उनके पास लोग नहीं थे लड़ने के लिए, लेकिन हवाई जहाज बहुत सारे खाली पड़े थे क्योंकि वो सारे फ्री हो गए थे यूरोप में। तो यहां पर इन्होंने हवाई जहाज मंगाए, 3 महीने छोटी सी एक लड़ाई चलती है जिसमें 1000 अफगान और लगभग 250 ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स मारे गए। और इस 3 महीने की लड़ाई के बाद मई जून जुलाई के महीनों में लड़ाई चलती है, अगस्त में संधि हो जाती है। तो संधि होती है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, और अमेजिंगली दोनों ही साइड्स ने कहा कि हमारी जीत हो गई। जीत कैसे? क्योंकि अफगान की तरफ से अमानुल्लाह ने यह कहा कि हमारा लक्ष्य क्या था, ब्रिटिशर्स को काबुल से हमेशा के लिए बाहर भेज देना और हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में ले लेना। ब्रिटिश उसके लिए मान गए। ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है, ऊपर हमारा टारगेट था जारिस्ट रशिया को खत्म करना। अब जारिस्ट रशिया में तो वैसे ही रेवोल्यूशन चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो अंग्रेजों को अब लगा कि अब हमें लगता नहीं है कि ये रशियन एम्पायर कभी इस तरफ अटैक करेगा, जो कि सच साबित हुआ। एक्चुअली में उन्होंने कभी इस तरफ अटैक नहीं किया 1980 तक। तो इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, तुम ले लो अपने हाथ में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन पॉलिसी अपनी संभाल लो। तो ब्रिटिश जो है वो कहते हैं कि हमारी जीत हुई क्योंकि डुरांड लाइन क्रॉस नहीं करी गई। डुरांड लाइन जो 1893 से बॉर्डर डिसाइडेड था, या सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में बॉर्डर था, वो तो बरकरार रहा। तो एक तरफ अंग्रेज भी अपनी जीत की घोषणा कर चुके थे, और इधर अमानुल्लाह ने कहा कि देखो सब अच्छा है, मैंने फॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में ले ली। तो 19 अगस्त को ये ट्रीटी फाइनली इंप्लीमेंट करी जाती है, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। नाम लिख लेना, रावलपिंडी ये वही शहर है जो आज के समय में पाकिस्तान में कैपिटल के पास, इस्लामाबाद के पास में आता है। तो ये ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी फाइनली इंप्लीमेंट होती है 19 अगस्त 1919 को, और इसीलिए इस दिन से अफगान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब आपको तीनों एंग्लो अफगान वॉर के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर देख लेना, इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है तीनों एंग्लो अफगान वॉर को। अब अफगानिस्तान अपना आजादी का दिन कैसे मनाए? तालिबान ने सरकारी जो कारिंदे हैं उनको कहा है कि तुम लौट आओ ऑफिस में, लेकिन कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिस जाने को तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि हम गए तो हमें मार दिया जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ऐसे में स्थिति अभी थोड़ी डगमगाई हुई है। गवर्नमेंट इज नॉट ऑन इट्स फीट। अफगानिस्तान में अकाल है, 40% कंट्री की जो फसल है वो खराब हो चुकी है क्योंकि अकाल है इस साल। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। दूसरी तरफ तालिबान दूसरे प्रोविंसेस में जब हमला कर रहा था तो कई लोग भाग के वहां से काबुल आ गए थे। अब उनके पास काबुल में रहने को जगह नहीं है, तो वो पार्क में, खुले चौक में अभी सो रहे हैं, सड़कों पर सो रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। 4 लाख से भी ज्यादा लोग जुलाई के एंड में इंटरनली डिस्प्लेस थे। ये संख्या उससे ज्यादा बढ़ चुकी होगी। ये 4 लाख का जो एस्टिमेट है ये यूएन ने दिया था जुलाई के एंड में, 1 महीने पहले। उसके अब तो स्थिति और ज्यादा बदल चुकी है। तो इतने लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं अफगानिस्तान में, अंदर अपने ही घरों से निकल के दूसरे शहरों में रह रहे हैं। और इन इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अफगानिस्तान से दूसरे देशों में ऑलरेडी कई रेफ्यूजीज रह रहे हैं। आज कई प्रोमिनेंट अफगान्स ने, जैसे कि क्रिकेटर राशिद खान ने ये बात याद दिलाई कि जो भी परिस्थिति है, लेकिन आज आज़ादी का दिन है तो उसको याद करा जाए और एक तरफ से यूनाइट होया जाए। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रहा है उसमें दुनिया का ध्यान आकर्षित किया गया। अब एक चैलेंज और आज सामने आया है कि यूएस ने अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया है। अफगानिस्तान का जो सेंट्रल बैंक था उसके गवर्नर भी देश छोड़कर जा चुके हैं, अजमल अहमदी। और अजमल अहमदी ने ये बातें बताई कि टोटल यहाँ का जो फॉरेन रिजर्व था, लगभग 9 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है, $9 बिलियन का, वो मोस्टली यूएस के कंट्रोल में है क्योंकि यूएस से एसेट्स वहां पर लिंक्ड है। तो अमेरिका ने इन एसेट्स को फ्रीज कर दिया है और अब ये पैसा तालिबान सरकार के लिए अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो अफगान सेंट्रल बैंक के हेड ने ये चेतावनी दी है, अब तो ये नहीं है सेंट्रल बैंक के हेड, लेकिन थे 4 दिन पहले तक। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में यूएस डॉलर्स की सप्लाई ऑलमोस्ट जीरो है। इसका मतलब क्या है कि देश में इन्फ्लेशन आने वाला है बहुत जल्दी। आप मुद्रास्फीति देखोगे, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती जाएगी और इससे खाने पीने की चीजें महंगी होगी और अफगान करेंसी लगातार डेप्रिशिएट होगी। तो देयर इज अ लूमिंग फूड क्राइसिस, देयर इज अ लूमिंग इन्फ्लेशन क्राइसिस इन अफगानिस्तान। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है अफगानिस्तान के लोगों के लिए कि डीएबी बैंक जो है अब वो कैसे चलाएंगे। डीएबी उनका सेंट्रल बैंक था अफगानिस्तान का, इस बैंक को अब कैसे चलाया जाएगा। ना तो इसे कोई इंटरनेशनल सहायता मिलने वाली है, जैसे कुछ ही दिन पहले आईएमएफ यहाँ पर काफ़ी पैसा देने वाला था, लेकिन अब ये इनको नहीं मिलेगा ऑफकोर्स। तो अब देखते हैं कि सरकार कैसे चलाते हैं तालिबान के लोग। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। छोटा सा अपडेट आपको देना था, दे दिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और याद रखिए कि प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज के माध्यम से आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं, यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज दिस कोड महिपाल। ऑप्शनल की तैयारी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शनल और
जो जीएस का कंबाइंड कोर्स है उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ईएमआई ऑप्शन पर आप कोर्स को ले सकते हैं, किताबों का सेट यहाँ फ्री है, टेस्ट सीरीज भी अभी आपको मिल जाएगी फ्री, और ये जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे नए स्टार्ट होने वाले हैं। और भी एक्सटेंडेड वैलिडिटी जैसी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। नए बैचेस हर वेडनेसडे को स्टार्ट होते हैं। 19 अगस्त से आज से मेरा मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स शुरू हो चुका है प्लस प्लेटफॉर्म पर। सुबह 11 बजे इसकी क्लास होती है। इसको ज्वाइन करना है तो नीचे इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तमिल बैचेस हैव बीन स्टार्टेड। यूपीएससी कॉम्बैट हर रविवार को होता है, इसमें हिस्सा लेकर आप ये सभी कोर्सेज को फ्री में अवेल कर सकते हो स्कॉलरशिप जीतकर। और कॉम्बैट में अच्छा स्कोर कब आएगा? जब आप ये टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज जो हैं इनको अवेल करेंगे। इनको आप रोज प्रैक्टिस करो तब कॉम्बैट में अच्छा स्कोर आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।